चलिए आज सीधे चलते हैं उस दौर में जब मुगल साम्राज्य का परचम लगभग पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीति के सामने राजपूताने की एक एक रियासत अपनी पगड़ी उतारकर मुगल सत्ता को स्वीकार कर रही थी। जी हाँ, जहां आमेर से लेकर बीकानेर तक बड़े बड़े राजपूत राज्यों ने मुगल सल्तनत की अधीनता मान ली थी, वहीं एक राज्य था जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अकेला खड़ा था। वो था मेवाड़, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल और तनाव के बीच मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनकी महारानी जयवंता बाई के घर एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जो आने वाले वक्त में इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। कहते हैं कि वो नवजात राजकुमार देखने में ही कुछ और था। गजब का मजबूत शरीर, बड़ी बड़ी रौबदार आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। मतलब एक योद्धा के जन्म के सारे संकेत बचपन से ही दिखने लगे थे। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। जब महल की दासियों ने राणा उदय सिंह को खबर दी तो उनके मुंह से यही निकला, शेरनी ने शेर को जना है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक तरह की भविष्यवाणी थी कि ये बालक अपनी हिम्मत और ताकत से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और इसीलिए उनका नाम रखा गया प्रताप। पिता ने कहा, जैसे सूरज अपने प्रताप से, अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, वैसे ही मेरा ये बेटा अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। ये नाम उनके भविष्य का, उनकी तकदीर का प्रतीक था। उनकी परवरिश भी देखिए कितनी अलग थी। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अपनी धरती और अपने लोगों से लिया। माँ से उन्होंने पूर्वजों की वीर गाथाएं सीखीं। सुबह गुरुकुल में बीतती तो दोपहर भीलों की बस्तियों में, जिन्होंने प्यार से उन्हें कीका नाम दिया, और शाम को वे लोहारों के साथ बैठकर हथियार बनाना सीखते। वो सच में जनता के राजकुमार थे। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां राणा उदय सिंह के निधन के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। एक संकट खड़ा हो गया। देखिए हुआ क्या कि राणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जैसे ही राणा का निधन हुआ, जगमाल ने अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा और महल में अपना राज्याभिषेक करवाने लगा। यह देखकर मेवाड़ के सारे सरदार भड़क उठे। उन्होंने जगमाल को सिरे से नकार दिया और पहाड़ियों में ही अपने असली नेता प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और सिंहासन पर बैठते ही महाराणा प्रताप ने ये प्रतिज्ञा ली। सोचिए, ये शपथ क्या दिखाती है। ये उनकी अटूट प्रतिबद्धता को जाहिर करती है कि उनके लिए मेवाड़ की आज़ादी किसी भी व्यक्तिगत सुख सुविधा से कई ज्यादा बड़ी थी। अकबर ने युद्ध से पहले हर मुमकिन कोशिश की कि प्रताप शांति से अधीनता स्वीकार कर लें। एक के बाद एक 4 दूत भेजे गए, लेकिन प्रताप ने हर बार विनम्रता से पर दृढ़ता से मना कर दिया। और जब आमेर के मान सिंह के साथ भोज वाली घटना हुई तो ये साफ हो गया कि अब टकराव को कोई नहीं टाल सकता, युद्ध होकर रहेगा। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका इतिहास भी शायद इंतजार कर रहा था। साल 1576। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बनने वाली थी जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। जरा फर्क देखिए, एक तरफ थी मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल मुगल फौज, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ महज 20,000 सैनिक। संख्या का फासला जमीन आसमान का था, लेकिन हौसले का नहीं। युद्ध की शुरुआत तो एकदम धमाकेदार हुई। प्रताप की छोटी सी सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि विशाल मुगल सेना की पहली कतार ही टूटकर बिखर गई। उनमें भगदड़ मच गई और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये मेवाड़ के अदम्य साहस का जीता जागता सबूत था। लेकिन युद्ध की उस पूरी अफरा तफरी के बीच महाराणा प्रताप की आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। वो थे दुश्मन के सेनापति मान सिंह। वही मान सिंह जिसने उन्हें युद्ध के मैदान में मिलने की चुनौती दी थी। और फिर आया इतिहास का वो पल जो हमेशा के लिए अमर हो गया। प्रताप की वफादार घोड़े चेतक ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और अपने अगले दोनों पांव सीधे मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप का भाला पूरी ताकत से चला। उसने महावत को तो मार गिराया, लेकिन मान सिंह हौज में नीचे छिपकर बच निकला। लेकिन इसी दौरान हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। बुरी तरह घायल होने के बाद भी उस वफादार चेतक ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा।
वो उन्हें तेजी से युद्ध के मैदान से दूर ले गया और अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले एक 26 फुट चौड़े नाले के पार छलांग लगा दी। ये वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो कहीं और नहीं मिलती। हल्दी घाटी के बाद शायद कई लोगों ने सोच लिया होगा कि अब संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन प्रताप के लिए ये अंत नहीं था, ये तो बस एक पड़ाव था। अब समय था वापसी का, पलटवार का और दिवेर में एक निर्णायक जीत हासिल करने का। एक वक्त ऐसा आया जब मेवाड़ का शाही खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। सेना को फिर से खड़ा करना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी देशभक्त भामाशाह आगे आए। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी संपत्ति महाराणा के कदमों में रख दी ताकि मेवाड़ की आज़ादी का ये संघर्ष कभी न रुके। और ये जीत क्या शानदार थी। प्रताप ने एक साथ मुगलों की 36 चौकियों पर हमला बोल दिया। उनके बेटे अमर सिंह ने तो ऐसी वीरता दिखाई कि उनका भाला मुगल सेनापति सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों को एक साथ चीरता हुआ जमीन में धंस गया। नतीजा 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे जीत का एक सिलसिला ही चल पड़ा। अपनी छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए प्रताप ने एक के बाद एक 32 मुगल किलों को वापस जीत लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर मेवाड़ पर अपना कंट्रोल फिर से जमा लिया। तो अब हम महाराणा प्रताप के जीवन के उस आखिरी दौर और उनकी उस विरासत की तरफ बढ़ते हैं जो आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। अपनी जिंदगी के आखिरी 12 साल महाराणा ने मेवाड़ को फिर से बनाने और बसाने में लगा दिए। और विडंबना देखिए, जिस योद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजार दी, उसकी मृत्यु किसी लड़ाई में नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी करते हुए एक बहुत ही सख्त धनुष की डोरी चढ़ाते हुए लगी चोट से हुई। और इस कहानी का अंत अकबर के ही एक दरबारी कवि अब्दुर रहीम खाने खाना के इन शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये शब्द इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि महाराणा प्रताप के कभी न झुकने वाले जज्बे को सिर्फ उनके अपनों ने ही नहीं बल्कि उनके दुश्मनों ने भी सिर झुकाकर सलाम किया। उनकी विरासत हमेशा हमेशा अमर रहेगी।